बड़ी बहू से तो दहेज लिया था। निर्मला निवास फूलों से सजा हुआ था, और सजता भी क्यों ना। घर के छोटे बेटे प्रेम की शादी जो होने वाली थी, और वो भी घर की पहली लव मैरिज। ये लव मैरिज तो 2-4 साल पहले नहीं कर सकता था प्रेम? पहले ही कर ली होती तो हम लोगों को भी मौका मिल जाता, नहीं भैया? अरे नहीं भाई, मुझे मत बोल। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड वेरी हैप्पीली मैरिड। अरे वेट, प्रिया का कॉल आ रहा है भाई। हाँ बोलो प्रिया, मम्मी से बात करनी है। अच्छा अभी करवाता हूँ। प्रेम फौरन अपना फ़ोन अपनी माँ निर्मला को देता है। बताओ, अभी आई भी नहीं, फिर भी दिन में 3 बार मुझे याद कर लेती है प्रिया। हाँ बेटा बता, क्या बात है? वो आंटी, घर में टोटल कितने लोगों के लिए शगुन बनाना है? आप नंबर्स बता दीजिए तो मैं लिफाफा तैयार करवा लूँ। ये सुन ले प्रेम, क्या बोल रही है प्रिया? क्या बेटा तू ये लिफाफे और शगुन में पड़ गई है? हैं? तू क्या चाहती है, मेरा प्रेम मुझसे नाराज़ हो जाए? ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी ना है जो हम तुझे एक एक नियम बराबर से करवाएंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है शगुन की, बस सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना ही बहुत है। ये सुनते ही घर की बड़ी बहू सुनैना के कान खड़े हो जाते हैं। मेरी शादी के वक्त 2100 के शगुन डलवाए गए थे, वो भी 25 लोगों के लिए, ऊपर से गिफ्ट अलग। और प्रिया की बारी आई तो कोई शगुन की ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद से ही काम चल जाएगा बेटा। सही है। ये सुनते ही सुनैना मुड़कर रसोई की ओर जाने लगती है। तभी निर्मला कहती है, शादी का घर है बहू और तू ऐसे ही खड़ी है, जा रसोई संभाल। देख तेरी बड़ी ननद आई हुई है ना। बता बेटा क्या खाएगी तू? पकौड़े पसंद है ना तुझे? रुक अभी पकौड़े बनवाती हूँ। अरे नहीं मौसी जी, कितने लोगों का खाना बनाएंगी अकेली भाभी? आप हलवाई रखवा लीजिए ना। अरे नहीं दीदी, क्या हलवाई, हमारी भाभी अकेले ही काफ़ी है। 100 लोगों का खाना तो यूं बनाकर चलती है भाभी। वो है ना, वो सब देख लेगी। आप सब नाश्ता कीजिए, मैं प्रिया से मिलने जा रहा हूँ। आज बेचारी सब्ज़ी काटने की कोशिश कर रही थी तो उसमें उसकी उंगली कट गई। अब मैं उससे मिलकर आता हूँ। अरे क्या ज़रूरत थी उसे इतना काम करने की? तू जल्दी जा उसके पास, शादी के दिन है और ये लड़की भी। इस तरह घर पर बस नई दुल्हन की पसंद नापसंद की ही बातें चला करती। जहाँ शादी के घर में सभी मेहमान एंजॉय कर रहे थे, वहाँ बेचारी सुनैना रसोई संभाल रही थी। एक दिन सुबह 4 बजे सुनैना अपने कमरे में सो रही थी, तभी कोई उसे हिलाकर जगाता है। अरे बहू, मुझे ज़रा गुनगुना पानी दे दे। बिना गुनगुना पानी पिए कब्ज़ दूरी नहीं होती। अब पेट साफ नहीं रखूंगी तो शादी के घर में खाना कैसे खाऊंगी? क्या इस वक्त? अच्छा ठीक है दादी जी, चलिए मैं आती हूँ। बेचारी सुनैना सुबह 4 बजे से उठकर सभी की फरमाइशें पूरी करने में लग जाती है। शादी के वक्त घर में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के गेस्ट आते हैं, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानती होंगे। और घर पर किसी को तो उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना ही पड़ता है, और इन सब की ज़रूरत का भार सुनैना के कंधे पर आ गया था। शादी वाले दिन, भाभी मैंने आपकी अलमीरा से चूड़ियाँ ली हैं। वो क्या है ना, मेरे साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ लाना ही भूल गई थी मैं। और हाँ भाभी, मुन्ना कभी भी उठता ही होगा, आप प्लीज़ उसके लिए दूध बनाकर पिला दीजिएगा। मैं ना वेन्यू पर निकलती हूँ। यहाँ पार्टी शुरू होने वाली थी और वहाँ अभी भी घर की बड़ी बहू सभी का काम कर रही थी। किसी तरह जो भी सामान बचता है उसी से तैयार होकर सुनैना शादी के वेन्यू पर पहुँचती है। पूरे 5 दिन से नींद नहीं हुई है, कितनी थकावट लग रही है। किसी तरह शादी संपन्न हो जाए फिर मैं एक अच्छी सी नींद लूँ। सुनैना खुद में ये सोच रही थी कि तभी निर्मला अपनी एक सहेली के साथ वहाँ आती है। देख सुशीला, यही है मेरी बड़ी बहू। रंग ज़रा पक्का नहीं है बहू का, और चेहरे पर चमक भी थोड़ी कम ही है। अरे ये तो जिस दिन दुल्हन बनकर आई थी ना, तब से ऐसी है। विक्रम बेचारा अब जो आई वो स्वीकार कर ली। अरे तुझे रूप देखना है ना तो मेरी प्रिया बहू का देखना, क्या नूर है उसके चेहरे पर। ये कहकर निर्मला वापस चली जाती है। ये मम्मी जी बार बार अपनी सहेलियों को मेरी इंसल्ट करवाने क्यों ला रही है? 2 दिन गिनकर कोई मेरे जितना काम कर ले, उसका चेहरा काला ना पड़ जाए तो मेरा नाम सुनैना नहीं। और आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है और प्रिया बहू बनकर विमला निवास में आ जाती है। चलो अब जाकर शांति मिली, अब तो कम से कम कुछ दिन सगुन के नाम पर रसोई प्रिया संभाल लेगी। ये सोचकर जैसे ही सुनैना बिस्तर पर लेटती है, निर्मला प्रिया के साथ सुनैना के कमरे में पहुंच जाती है। अरे सुनैना, क्या आते ही बिस्तर पर पड़ गई? अरे जा अपनी देवरानी को रसोई का काम समझा दे, आज बेचारी की पहली रसोई है। चलो प्रिया, मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है।
सुनैना प्रिया को लेकर रसोई में जाती है। आप मुझे बस दूध कहाँ है और चाय पत्ती और चीनी कहाँ है ये बता दीजिए भाभी, बाकी सब मैं देख लूँगी। ये लो, दूध, चीनी और चाय पत्ती, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं 10 मिनट में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल कर आती हूँ। 10 मिनट बाद प्रिया चाय तैयार करके कप में डाल रही होती है कि सुनैना रसोई में आ जाती है। सुनैना को देखते ही प्रिया कहती है, मैंने तो अपनी पहली रसोई बना ली भाभी, अब ना आप सभी का नाश्ता देख लीजिएगा। अपनी पहली रसोई में सभी के लिए चाय बनाकर प्रिया बाहर आती है, जिसे पीते ही प्रेम वाह वाह करने लगता है। कैसे बाबू, कैसे तुम इतनी मेहनत कर लेती हो? आहा, आज तक ऐसी चाय मैंने तो कभी नहीं पी। अरे बात तो तूने बिल्कुल सही की प्रेम, पता नहीं सुनैना कहाँ रह गई, अभी तक नाश्ता नहीं परोसा इसने। आती होगी, थोड़ी देर रुक जाइए, वो भी इंसान है, पिछले कितने दिनों से एक पैर पर भाग भाग कर सारा काम कर रही है सुनैना। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर 15 मिनट बाद सुनैना रसोई से खाना बाहर लेकर आती है, पर सुनैना को देखकर उसकी तारीफ ना करते हुए निर्मला सीधा उस पर टूट पड़ती है। ये तो भला हो प्रिया का जो उसने हमें चाय दे दी, वरना तेरे भरोसे तो हमारे पेट में गैस ही हो जाती। ये भी कोई समय है नाश्ता बनाने का? दोपहर के वक्त सुनैना प्रिया के कमरे में आती है और उसे अपने साथ रसोई में ले जाकर कहती है, आज ही सारे मेहमान लौटे हैं, सुबह का नाश्ता तो सभी के लिए बना था, इसलिए बर्तन भी उसी हिसाब से हैं। चलो देवरानी जी, अब लग जाओ बर्तन साफ़ करने में। व्हाट आर यू किडिंग भाभी, मैंने ये मैनिक्योर क्यों करवाया था? इन बर्तनों को धोने के लिए? मेरे नेल्स डैमेज हो जाएंगी। इन बर्तनों को तो धो धो के मेरे हाथों की लकीरें घिस गई है, और तुम अपने नेल्स के टूटने की बात कर रही हो। वैसे भी कौन सा मैं तुम्हें अकेले बर्तन धोने के लिए बोल रही हूँ, मैं भी तो साथ में धोऊंगी। मैं इस घर में ये सब करने नहीं आई हूँ भाभी, और वैसे भी मेरी लव मैरिज है। प्रेम ने मुझे पहले ही कहा था, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बस आराम करना है बेबी, तो मैं क्यों काम करूँ? और आपको कुछ शिकायत है तो आप प्रेम से बात कर लीजिए। और इस तरह आराम से प्रिया अपने मन मुताबिक रहती। सुबह 10 बजे उठती, यहाँ तक कि अपना कप तक नहीं धोती, पर किसी की नज़रों में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी, क्योंकि सब कुछ सुनैना मैनेज कर रही थी। एक दोपहर छत से कपड़े लाकर सुनैना उन्हें सोफे पर रख देती है और प्रिया को उन्हें समेटने के लिए कहती है, ये मैं करूँ? OMG। और प्रिया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर प्रेम को बुलाती है। बेबी कहाँ हो तुम? सुनो ना बेबी, देखो इतने सारे कपड़े देकर भाभी चली गई और कहा इन्हें समेटो। बताओ कैसे समेटूं? और इतने सारे कपड़े मैं समेटूंगी तो फिर अपने बेबी को टाइम कैसे दूंगी? सुनो ना प्रेम, तुम्हारा बेबी थक जाएगा ना, देखो ना एक शर्ट समेटती मैं कैसे थक गई हूँ। ओह मेरा बच्चा क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना, चलो तुम हटो, ये काम मैं कर देता हूँ। पर फिर भाभी ने मुझे किचन में भी बुलाया है। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, सब छोड़ दो ना भाभी पर, वो है ना सब देख लेगी, तुम बस अपना ख्याल रखो बेबी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुनैना ये सब सुन लेती है और गुस्से से अपने पति के पास जाती है। ये सब हो रहा है तुम्हारी बीवी के साथ और तुम्हें खबर भी नहीं है। प्रिया से कोई एक काम करने के लिए नहीं कहता, और मैं अगर काम कह दूँ तो उसमें भी उसे प्रेम की मदद मिल जाती है, पर मेरी तो कोई मदद नहीं करता। मुझे तो कोल्हू का बैल बना दिया है। बहुत हो गया, 4 महीने हो गए प्रिया की शादी को, पर एक काम नहीं करती, सब कुछ मैं करती हूँ और ताने भी मुझे ही सुनने पड़ते हैं। अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं या मैं अपने मायके चली जाऊँगी। नहीं नहीं सुनैना, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मैंने कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, पर आज लूँगा। जाने अनजाने में मुझे तुम्हारी जो भी तकलीफ़ है नज़रअंदाज हुई है, उस सब के बदले आज ही मैं मम्मी से बात करूँगा और ऊपर के रेंटर्स को हटवा देते हैं और हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और ज़रा भी देरी किए बिना विक्रम उसी रात सभी के सामने अपनी बात रख देता है। सुनैना पर काम का बहुत प्रेशर बढ़ गया है मम्मी, उससे अब इतने लोगों का काम हैंडल नहीं होता, और मैं भी नहीं चाहता कि सुनैना बहुत प्रेशर ले, इसलिए अब सास बहू का रिश्ता या देवरानी जेठानी का रिश्ता और ख़राब हो उसके पहले ही हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे काम करती क्या है तेरी बीवी, हो जा शिफ्ट, हमें कौन सी आफत आ जाएगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे घुट घुट कर अपने हाथों से हमें पानी पिला रही थी। कल ही रेंटर्स का महीना पूरा होने वाला है, कर दो उनकी छुट्टी और हो जाओ ऊपर शिफ्ट। अलग घर में अगर तेरी पत्नी और तेरी अकल ठिकाने ना आ गई ना तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। अकल तो किसकी ठिकाने आएगी वो तो वक्त ही बताएगा मम्मी जी। एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ, खाना मैं सिर्फ दोपहर का ही नीचे भिजवाऊंगी,
उसकी भी ज़रूरत नहीं है बहू, तेरी सास है ना, सब देख लेगी। और निर्मला निवास की बड़ी बहू घर की ऊपर मंजिले में शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह सुनैना तो वक्त पर उठकर अपने पति को टिफिन दे देती है और यहाँ 9 बजे तक नीचे सभी चाय के इंतजार में बैठे रह जाते हैं। अरे प्रेम, प्रिया उठी नहीं क्या? उसे बोलना चाय बनाने। अरे मम्मी, आप तो जानती हो ना, वो 10 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेती है। वो तो 10 बजे ही उठेगी। उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी बहू के चेहरे का ग्लो चला जाएगा। एक काम करो ना मम्मी, आप ही चाय बना लो। निर्मला को खुद ही रसोई में जाकर चाय और नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। कुछ देर बाद रोज़ की तरह प्रेम चाय का कप लेकर प्रिया के कमरे में जाता है और चाय पीकर प्रिया कप वहीं रख देती है। दोपहर के वक्त सभी फिर से खाने के इंतज़ार में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। देखो, अब मैं रसोई नहीं देखने वाली। क्या बना रही हो प्रिया तुम? क्या बनाना है मम्मी? कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। ओह, मेरा बेबी कितना स्मार्ट है। रुको, अभी मंगवाता हूँ। प्रेम सभी के लिए बाहर से खाना मंगवा लेता है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। रोज़ रोज़ बाहर का तू खा सकती है बहू, मेरे और तेरे पापा की उम्र नहीं रही है। हमें नहीं पचता ये खाना। अब तो घर पर ही कुछ बना लेना बेटा। प्रेम, मैं इतना काम कैसे करूँगी? एक काम वाली रख लेते हैं। आओ बाबू, ये सही है। कल ही मैं एक काम वाली को ढूंढता हूँ। अगले ही दिन प्रेम एक कामवाली को लेकर अपने घर आता है। एक तो बाहर के खाने का खर्च, ऊपर से अब काम वाली भी आ गई। जो किराया आता था वो भी आना बंद हो गया। क्या दिन आ गए हैं। झाड़ू, पोछा और बर्तन करने के बाद कामवाली रसोई में जाकर अपने हिसाब से खाना बना देती है। घर के मेंबर के हाथ का खाना और किसी कुक के हाथ के खाने में कितना फ़र्क होता है ये तो सभी गृहिणियाँ जानती होंगी। शांति के हाथ के बने हुए खाने का पहला निवाला जैसे ही मोहन अपने मुंह में लेता है, वो उसे निगल ही नहीं पाता। ये सब्जी है? सब्जी के नाम पर लगता है रोटी के साथ पानी दे दिया किसी ने। ये रोटी है पापा? आप इसे रोटी कहते हो? इसे तो काटने के लिए भी आरी चाहिए। अपने हिसाब से सब्जी उसने ठीक पानी की तरह बनाई है। पहले इस रोटी को इस पानी में भिगो लो, 2 दिन के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर खा लो। पर भूख लगी है प्रेम, बाहर से मंगवा लेते हैं प्रिया। मम्मी, ज़रा 500-700 रुपये देना, बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अभी तक तो प्रेम बाहर से खाना अपने पैसों से ऑर्डर कर रहा था, पर अब वो अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। कल से आने की ज़रूरत नहीं है शांति, ऐसा खाना हम नहीं खा सकते। ठीक है, फिर मेरे 1 हफ्ते का हिसाब कर दीजिए। 1 हफ्ते का पैसा? यही तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। मैं जहाँ भी काम करती है तारीख 6ठे दिन से गिनती है, तो 5 दिन का एडवांस बनी और 2 दिन मैंने काम किए उसके। और खाने की क्या बात कर रही है आप? यहाँ बहू रानी सुबह 10 बजे उठती है। मेरे को तो ये भी नहीं बताया गया कि रसोई में क्या कहाँ रखा है। पहले पूरा घर साफ करो, तब बहू रानी सो रही होती है। फिर वो उठेगी, फिर उसका रूम साफ करो। अरे अपना बेड तक नहीं बनाती। फिर बर्तन दो, बहू रानी के खाए हुए बर्तन बेड के नीचे मिलते। यहाँ कप, वहाँ प्लेट, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ। अरे मशीन हूँ क्या मैं? आधा समय तो आपकी बहू के नखरे उठाने में चला जाता है। गोद में उठाकर घूम नहीं सकती मैं इसे। अरे ढूंढ लो दूसरी काम वाली, कोई इतना काम नहीं करेगी। पर हमारी बड़ी बहू तो करती थी, बस बेचारी की कदर नहीं थी। पर इतनी जल्दी निर्मला सुनैना की अहमियत समझ जाए, इतना आसान तो नहीं था। शांति को निकालकर दूसरी कामवाली निर्मला निवास में आ जाती है, पर यह भी एक दिन से ऊपर टिक नहीं पाती। रोज़ बाहर का खाना खा खा कर निर्मला की तबीयत बिगड़ जाती है। एक रात चुपके से मोहन सीढ़ियों से ऊपर जाता है। आ गए आप पापा जी? हाँ बहू, जल्दी से कुछ खिला दो। बाहर का खाना मुझे पचता नहीं और रोज़ भूखे सो सो कर तो आंतड़ियाँ सूखने लगी है। आई एम सो सॉरी पापा जी, कितना कुछ सहना पड़ रहा है आपको। आप लोगों को भूखा छोड़कर ऊपर आना मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये बस मेरा भगवान ही जानता है। कभी कभी सबसे कोमल हृदय वाले लोगों को सबसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। पर तू चिंता मत कर, नीचे मौसम बदल गया है। यहाँ मैं सभी के लिए अपनी जान छिड़कती हूँ और प्रेम फिर भी प्रिया से कह रहा है सब कुछ भाभी पर छोड़ दो। कितना गलत है ये। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुनैना का अपने देवर देवरानी की ये बातचीत सुनकर दिल टूट जाता है और वो रोते हुए छत पर चली जाती है, जहाँ उसे मोहन रोता हुआ देख लेता है। तेरी सारी जिंदगी यूं ही देवरानी की खिदमत में बीत जाएगी बहू, अगर तू इसी तरह चुप रही और सब कुछ सहती रही। तुम्हें और आगे कष्ट उठाने पड़ेंगे। बहुत हो गया, अब इन लोगों को दिखा दे कि तेरी अहमियत क्या है। पर कैसे पापा,
क्या करूं मैं? अलग हो जाओ। जब 2-4 दिन सूखी रोटियां तोड़नी पड़ेगी तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। पर अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे पाप लगेगा। अगर तू अपने बाप समान ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो भी तुझे पाप लगेगा। चल आंसू पोंछ और गुस्से में अपने पति के कमरे में जा और उससे अलग होने की बात कर। यही मौका है, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। और किस तरह सुनैना ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारा था वो तो हम सब देख ही चुके हैं। मोहन चुपके चुपके सभी के सोने के बाद अपनी बड़ी बहू के पास जाता और अपनी पेट पूजा कर लिया करता। फिर एक दोपहर, नहीं खाया जा रहा है बाहर का खाना मम्मी। मम्मी आप बना लो ना, मैं अपनी बेबी से काम नहीं करवा सकता। अरे तेरी बेबी के चक्कर में हम लोगों का बाबा हो रखा है। एक काम नहीं करती, वो सर पर चढ़कर बैठी रहती है। मालकिन है क्या इस घर की? सुनैना ने तो शुरू से इस घर को संभाला है पर एक शब्द कभी नहीं बोली। अब तो मुझे लगता है कि ठीक किया सुनैना अलग हो गई। तब तो जाकर मुझे इस प्रिया का असली रंग पता चला। अपनी बहू के साथ भेदभाव भी तूने ही किया था। अब जा माफ़ी मांग ले सुनैना से। निर्मला फौरन ऊपर जाकर सुनैना को मनाकर नीचे ले आती है और मोहनलाल के इस प्लान के कारण सुनैना को अपने ससुराल में फिर से इज्जत मिल जाती है।